तो हेलो बच्चों, बीवीएन एजुकेशन हब सीकर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। हमने प्रकाश के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी थी, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और परावर्तन के कुछ नियम थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, आज हमारा टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। और अपना ये लेसन कौन से क्लास का था? क्लास 10th का है। और चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? 9th, प्रकाश। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9th है प्रकाश। उसमें अपन पढ़ रहे थे परावर्तन के प्रकार। आज डिस्कस करेंगे कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो परावर्तन के बेटा होते हैं दो प्रकार। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है हमारे पास विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन जिसको अपन अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन। तो नियम के बाद में हम पढ़ रहे हैं परावर्तन के प्रकार। दो होते हैं परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और सेकंड नंबर पे है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन को क्या कहते हैं अपन? अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। तो नियमित परावर्तन पढ़ना है हमको। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? देखो, पहले तो हमको लेना है ऐसा सरफेस लेना है, ऐसी सतह लेनी है जो कैसी हो? चमकीली हो। तो हमको क्या ले लेना है? एक पृष्ठ ले लेना है, चमकीला पृष्ठ। चमकीला पृष्ठ ले लेना है। जब इस चमकीले पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, देखो कम से कम कितनी किरणें लेनी है? दो किरणें लेनी है। तो ये दो किरणें जब इसके ऊपर आपतित होती है, कैसे आ रही है? ये समांतर किरणें हैं। कैसी किरणें हैं? समांतर किरणें। तो जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर, ये पृष्ठ कैसा ले लेते हैं अपन? समतल चिकना पृष्ठ, चमकीला पृष्ठ। तो ये जब टकराती है तो क्या करेगा? ये परावर्तन करेगा चमकीला पृष्ठ। तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो जाती हैं? समांतर ही लौट जाती है। ये कैसे आई थी? समांतर आई थी, इनका गैप बराबर है, तो ये समांतर किरणें हैं। तो यहां अपन लिख लेते हैं समांतर, और आने वाली किरणों को बोलते हैं अपन आपतित किरण। समांतर आपतित किरणें। जब ये टकरा के गई वापस से, तो वापस से समांतर जा रही है, तो इनको अपन लिखेंगे समांतर, और जाने वाली किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो ये हो जाएंगी समांतर परावर्तित किरणें। तो यहां पर परिभाषा क्या बनेगी इसकी? कि जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर ही लौट जाती है। तो प्रकाश का ये जो परावर्तन की ये घटना है या प्रकार है, उसे कहते हैं अपन नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए हमेशा समतल चिकना पृष्ठ होना जरूरी है। तो प्रकाश की समांतर किरणें आएंगी और टकरा के परावर्तन के पश्चात समांतर ही लौट जाएंगी, तो इसे अपन कहते हैं नियमित परावर्तन। सेकंड नंबर पे आता है अपना विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के लिए हमें लेना पड़ेगा खुरदरा पृष्ठ। तो खुरदरा पृष्ठ ले लेते हैं अपन। ये कैसा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरणें समांतर आती हैं, वही कम से कम दो किरणें ले लो। तो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं और जैसे ही इस खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये क्या हो जाती हैं? असमांतर लौट जाती है। समांतर आई थी, एक टकरा के इधर चली गई है, एक टकरा के इधर चली गई है। असमांतर ऐसे आप और किरण भी ले सकते हो। ये एक और किरण चला लेता हूं मैं समांतर। तो ये समांतर किरण आई और ये टकरा के इसको इधर ले जाते हैं। तो आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन टकरा के वापस जो लौटती हैं किरणें वो होती है असमांतर। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं और खुरदरे पृष्ठ से टकरा के फिर असमांतर लौट जाती हैं, तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित या अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो हम यहां लिख लेंगे, ये तो कैसी हैं? समांतर
आपतित किरणें, और ये वाली किरणें कैसी है? असमांतर परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। अब यहां पे एक चीज है, ये जो विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन के कारण ही हमें क्या दिखाई देता है? अंधेरे कमरे में भी प्रकाश दिखाई देता है। जो अंदर कमरा होता है उसमें डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है, तो वो किसके कारण आता है? विसरित परावर्तन के कारण ही हमें अंदर वाले कमरे में या अंधेरे कमरे में प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें समांतर चिकने पृष्ठ से टकराती हैं और समांतर ही परावर्तित हो जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा हमारा था विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, खुरदरे पृष्ठ से टकराकर असमांतर लौट जाती हैं, तो वो परावर्तन कहलाता है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो ये दो प्रकार है। इसके आगे अपन चलते हैं, किस में करते हैं? दर्पण में करते हैं। तो पहले दर्पण के बारे में पढ़ना होगा हमें। देखो बेटा, दर्पण क्या होता है? परावर्तन का अध्ययन किसमें किया जाता है? दर्पण में। तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण की डेफिनेशन हो जाएगी, कोई भी चमकीला पृष्ठ, कोई भी चमकीला पृष्ठ जो प्रकाश का परावर्तन करने में सक्षम हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? कोई भी चमकीला पृष्ठ है, कोई भी चमकीली सतह है जो प्रकाश का परावर्तन कर सके, मतलब जिससे प्रकाश टकरा के वापस से उसी दिशा में लौट जाए, तो वह वस्तु ही क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। अब बात आती है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारे पास समतल दर्पण, और दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास अवतल दर्पण। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं अपन। दर्पण किसे कहा हमने? कोई भी चमकीला पृष्ठ जो प्रकाश का परावर्तन करने में सक्षम हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब अपन पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो देखो बेटा, समतल दर्पण क्या होता है? कोई भी कांच की एक पट्टी ले लेते हैं अपन जिसके आर पार दिखता है। अगर इस पट्टी की किसी एक सतह के ऊपर परावर्तक पॉलिश कर दे तो बनने वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। किसे कहेंगे समतल दर्पण? एक कांच की सीधी पट्टी लेंगे, इसकी एक सतह पर परावर्तक पॉलिश कर देंगे तो बनने वाला दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारे पास समतल दर्पण बन गया है। अब बात देखो, ये जो पॉलिश की है इसको बोलते हैं अपन परावर्तक पॉलिश। क्या कहते हैं इसको? परावर्तक पॉलिश। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, परावर्तक पॉलिश के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चांदी का उपयोग किया जाता है, एजी सिल्वर का उपयोग किया जाता है। परावर्तक पॉलिश के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? चांदी का, सिल्वर का उपयोग किया जाता है। तो पीछे वाली सतह जिसपे पॉलिश है वो तो हो जाती है परावर्तक पॉलिश वाली सतह है, और जो सामने वाली सतह है जिसके ऊपर प्रकाश किरणें टकराती है उसको अपन कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये वाला पृष्ठ किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो समतल दर्पण, कांच की एक पट्टी लेंगे, इसकी एक सतह पे परावर्तक पॉलिश करेंगे तो बनने वाला दर्पण समतल दर्पण बनेगा। पॉलिश करने के लिए मुख्यतः चांदी का उपयोग किया जाता है, और ये जो सामने वाली सतह है जिसके ऊपर प्रकाश किरणें टकराएंगी वो कहलाता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ विशेषताएं हैं इसकी, वो देखो। समतल दर्पण की विशेषताएं फर्स्ट नंबर पे देखो, जब भी हम समतल दर्पण में देखते हैं तो समतल दर्पण हमेशा ही कैसे प्रतिबिंब बनाता है? आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
प्रतिबिंब बनाता है। भाई हमारे घरों में जो दर्पण लग रहा है वो कैसा है, समतल दर्पण है, और जब हम उसमें देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो समतल दर्पण हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सेकंड बात, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है, सदैव वस्तु के बराबर होता है। सेकंड बात क्या बोली हमने, समतल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सेकंड बात, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, जो वस्तु के बराबर ही होगी उसकी हाइट। थर्ड नंबर पे एक चीज देखनी है, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, समतल दर्पण में देखने पर वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग किधर दिखाई देता है, बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को अपन कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं अपन, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम समतल दर्पण में देखेंगे तो हमें हमारा बायां भाग दिखाई देगा दाईं तरफ और दायां भाग दिखाई देगा बाईं तरफ। तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, फिर सेकंड नंबर अगला, इसी पार्श्व परिवर्तन के ऊपर क्या किया जाता है, रोगी वाहन जो होता है एम्बुलेंस, उसके आगे एम्बुलेंस शब्द कैसा लिखा जाता है, उल्टा AMBULANCE, इस तरीके से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, ताकि ये एम्बुलेंस शब्द इसके आगे चलने वाले वाहन के ड्राइवर को उसके सामने लगे समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये सीधा दिखाई देगा और वो उसे आगे जाने के लिए क्या दे देगा, रास्ता दे देगा। तो इसलिए रोगी वाहन के आगे एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे अपने को बतानी है विशेषता, तो चौथे नंबर पे हम विशेषता बताते हैं। देखो ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, तो ये जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि वस्तु की दूरी किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी, कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर है दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में बराबर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं अपन, अगर आपको क्वेश्चन बता दे कि कोई वस्तु है दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी मीटर की दूरी पर बनेगा, तो सेम रहेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। तो ये 1 मीटर है तो ये भी कितनी रहेगी बेटा, 1 मीटर ही रहेगी। ऐसे ही इसी के ऊपर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि आपको क्या दे दे, ये वाली दे दे, अगर ये 1 मीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, फिर 1 मीटर होगी। ऐसा ना कहे कि ये क्या कह सकता है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु और बनने वाले प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी दे दे आपको कि कितनी है, 2 मीटर है। तो आप बताओ वस्तु दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी होगी। तो आपको क्या करना है, आधा कर देना है, क्योंकि पता है दोनों दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी तो है 2 मीटर। तो अगर एक की दूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 1 मीटर तो ये रहेगी, 1 मीटर ये रहेगी। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी। नेक्स्ट चीज अपने को बतानी है, अगर हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की साइज क्या लेनी पड़ेगी बेटा, तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की साइज वस्तु की साइज से कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए।
अगर मुझे मेरा प्रतिबिंब पूरा देखना है तो दर्पण कितना लेना पड़ेगा मेरे को, मेरी लंबाई से आधा लेना पड़ेगा। तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की साइज होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ये समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को अपन पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी हमेशा ही बराबर होती है, और वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई हमें वस्तु की लंबाई का आधा लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास समतल दर्पण आ गए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो वो दर्पण ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा एकदम सिंपल है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो दर्पण ही गोलीय दर्पण कहलाता है। प्रकार की बात की थी हमने, इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक तो है उत्तल दर्पण और दूसरा है हमारा अवतल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, देखो इनको कैसे प्राप्त करेंगे? हम क्या ले लेते हैं बेटा, एक कांच का गोला ले लेते हैं। कांच का गोला ले लेते हैं, इस कांच के गोले को काट देते हैं। इस कांच के गोले को कट करते हैं तो यहां से एक हिस्सा निकल के आया मेरे पास, एक हिस्सा तो ये निकल के आया, इधर से एक हिस्सा ये निकल के मेरे पास आ रहा है। देखो तो मैंने जब कांच के गोले को काटा तो मेरे को 2 हिस्से प्राप्त हुए। अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देखो अब ये दोनों गोले अभी तो इसके आर पार दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दूं। कांच के गोले का जो कटा हुआ भाग है उसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश करने से मेरे को दर्पण प्राप्त होगा उत्तल दर्पण। और ये जो भाग प्राप्त हुआ था इस वाले कांच के गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर क्या कर देता हूं मैं? पॉलिश कर देता हूं। तो ये दर्पण बनेगा मेरे पास अवतल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहा? परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहले हमने कांच का गोला लिया, कांच के गोले के यहां से मैंने 2 भाग काट लिए, एक भाग के अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो बन गया उत्तल दर्पण, और एक भाग जो इधर वाला था इसके मैंने उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, तो आप इसकी परिभाषा 2 तरीके से बता सकते हैं। पहले तो ये देखो पॉलिश कौन से भाग पे है? अंदर वाले भाग पर। ये अंदर दसा हुआ भाग है। कौन सा भाग है? अंदर दसा भाग। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है उभरा हुआ भाग, ये वाला भाग है उभरा भाग। देखो तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर दसे हुए भाग पर क्या करी गई है? परावर्तक पॉलिश करी गई है। क्या करी गई है? परावर्तक पॉलिश। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर परावर्तक पॉलिश की गई है वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें बात करते हैं, ये वाला भाग कौन सा बेटा? अंदर दसा हुआ भाग। ये वाला भाग कौन सा है? अंदर दसा भाग। और ये वाला बाहर वाला भाग जिसके ऊपर पॉलिश है तो ये है उभरा हुआ भाग। ये कौन सा है? उभरा हुआ भाग। अब देखो ये उभरा हुआ भाग है, ये अंदर दसा हुआ भाग है, और ये अंदर वाला भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या करी गई है? परावर्तक पॉलिश करी गई है। क्या करी गई है? परावर्तक पॉलिश। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश करी गई है उसे ही अपन अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर परावर्तक पॉलिश करी गई है वह दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। ये एक डेफिनेशन है इसकी। इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन बनाएंगे किससे? परावर्तक पृष्ठ से। देखो अब इस वाले भाग पर तो पॉलिश है,
तो प्रकाश किरणें किससे टकराएंगी? इस वाले भाग से। ये वाला भाग है उभरा हुआ भाग, तो ये वाला भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? ये परावर्तक पृष्ठ का। तो परावर्तक पृष्ठ से लेंगे अपन परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ये वाला भाग कौन सा है? उभरा। उभरा हुआ भाग किसका काम करे? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। मतलब कि प्रकाश किरणें आएंगी इससे टकराकर और इससे टकराकर लौटेंगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसी से टकराएगी जिससे टकराती है प्रकाश किरणें, वो भाग हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसमें इस वाले भाग पर पोलिस है तो प्रकाश किरणें अंदर वाले भाग से टकराएंगी, मतलब अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो दो परिभाषाएं हो जाएगी, एक तो पोलिस को लेके बना सकते हैं अपन और एक परावर्तक पृष्ठ को काम में लेकर बना सकते हैं। तो ये हमारे हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आगे चलते हैं अपन। देखो बेटा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। देखो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अभी अभी हमने उत्तल दर्पण बनाया था, कांच के गोले का कटा हुआ भाग लिया था, इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश करी थी, तो कौन सा दर्पण बना था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। देखो ये देखो, दर्पण के मध्य बिंदु से, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को P से दर्शाते हैं, और दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। ये परिभाषा अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले देखो ये वाली जो लाइन जा रही है P और C से, ये होती है मुख्य अक्ष। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। तो हमें पढ़ना है यहां पर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो देखो, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और ये उत्तल दर्पण क्या कर देता है? उनको फैला देता है। जैसे ही इसे टकराएगी परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये क्या कर देता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। टकराएगी और टकराते ही ये इसको क्या कर देता है? फैला देता है। तो उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैला देने को ही बोलते हैं अपन अपसारित करना। तो फैला देता है या अपसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपन कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अपसारी दर्पण। फिर से परिभाषा सुनना, ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है या अपसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं अवतल दर्पण। तो ये हमने दर्पण बनाया था एक, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करी थी। ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ध्रुव P से दर्शाते हैं। दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है जो C और P से गुजर रही है, इसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष। तो ये अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखो। ये जो अवतल दर्पण है ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाती हैं, जैसे ही परावर्तन होगा तो उसको हमेशा ही क्या करता है? ये एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे एक किरण ऊपर से चला लिए, एक किरण अपन नीचे से चला लेते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गई तो टकरा के जाएगी, तो ये यहां से गुजरेगी। ऐसे ही एक और किरण ऊपर से लेके जाते हैं, ये मुख्य अक्ष से ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव इसी बिंदु से गुजरेगी। ऐसे एक और किरण नीचे से ले जाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, सदैव इसी बिंदु से गुजरती है। तो देखो ये वाला बिंदु क्या होता है? यहाँ पर फोकस होता है। तो इसके बारे में देखेंगे बाद में, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो ये हमारा दर्पण था अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें गई हैं वो प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है या अभिसारित होती है,
इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अभिसारी दर्पण। क्योंकि ये सभी प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर, ये भी टकरा के यहाँ आएंगे, ये भी यहाँ, ये टकरा के यहाँ जा रही है और ये वाली टकरा के भी यहाँ जा रही है, तो इन सब को एक ही बिंदु पर लाने का काम कर रहे हैं अवतल दर्पण। तो एक ही बिंदु पर केंद्रित करना या अभिसारित करना ही क्या कहलाता है? अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो आपको सब समझ में आया होगा ये।